Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Teen Girl Part 21. Chapter 101 Businesswoman एहाना। अनवी ने अवीर और एहाना को रोका और कहा बस बस अभी के लिए इतनी लड़ाई का भी हैं, इना अपने रूम में जाऊं। अवीर झट से बोला मम्मा मुझे पापा का ऑफिस देखने जाना है। अनवी के होठों पर मुस्कान आ गई। वह मन में बोली क्या बात है मिस्टर माफिया, आखिर कैसे एक पल में बदल दिया आपने अपने बेटे को। उद्धरण चिन्ह। एहाना हाथ उठाकर बोली मुझे भी। अवीर बोला तुम तो कितनी बार जा चुकी हो। एहाना बोली फिर भी जाऊंगी, आखिर मैं उस कंपनी की फ्यूचर सीईओ हूं। अवीर आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोला तुम क्यों सीईओ बनोगी, मैं बनूंगा सीईओ। एहाना उंगली दिखाते हुए बोली देखो सीईओ में ही बनूंगी। अवीर बोला हाँ, लेकिन सपने में। अनवी ने उन दोनों को ऐसे देखकर सर पीट लिया। एहाना बोली तुम है तो मैं। वैसे एक काम करते हैं, तुम ना रॉयल किंग बन जाना और मैं ठीक है ना। अवीर हैरान होकर उसे देखने लगा, वाकई उसकी बहन बहुत स्मार्ट थी, क्योंकि उसके इस हल से अवीर के दिमाग में एक आइडिया आया था। अनवी और आलिया के होठों पर भी एहाना की बात सुनकर मुस्कान आ गई। रॉयल किंग और दोनों एक ही इंसान है, ये बात दुनिया में किसी को नहीं पता था, लेकिन पावर की तरफ से दोनों नाम ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे। दोनों का ही खौफ पूरी दुनिया में था। अनवी बोली अच्छा ठीक है चली चलते हैं ऑफिस, तुम दोनों ही तैयार हो जाऊं। सभी वहां से चले गए। अवीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। वह बोला डेविल। गुरुम गुस्से में बोला देख लेना एक दिन तुम पछताओगे कि तुम आपने अपनों को साथ रहें। अवीर बोला तब का तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। गुरुम चुप था। अवीर बोला मैं तुमको अपना शरीर कुछ समय के लिए यूज करने दूंगा, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी, तुम तब ही मेरे शरीर को यूज कर सकते हो। गुरुम गुस्से में बोला तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनूं? कभी नहीं। अवीर बोला ओके, तब तो मेरे अंदर ही चिल्लाते रहो। ये सुनकर गुरुम भी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कुछ पल के लिए यह मुझे अपना शरीर तो दे दे, उसके बाद मैं इसके शरीर पर कब्जा कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते हुए वह मुस्कुराने लगा। अवीर की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि गुरुम कुछ बोल नहीं रहा था। अवीर बोला क्या हुआ? गुरुम बोला ठीक है। अवीर के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। अवीर और एहाना को लेकर अनवी ऑफिस आ गई थी। उन्होंने देखकर सभी ने अपना सर झुका लिया। सभी लड़की बस यही बातें कर रही थी। ईर दोनों बच्चे कितने क्यूट हैं। उद्धरण चिन्ह। लिटिल मास्टर तो बिल्कुल बॉस की कॉपी हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह आज पहली बार यहाँ आए हैं। उद्धरण चिन्ह। लिटिल बॉस भी बहुत क्यूट हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी एहाना को लिटिल बॉस बुलाते थे, क्योंकि यह एहाना की ही डिमांड थी। कोष्टक। वही लड़के ये बोल रहे थे। लेडी बॉस को देखकर लगता ही नहीं है कि वह दो बच्चों की माँ है। उद्धरण चिन्ह। वह पहले से ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है। उद्धरण चिन्ह। सच में बॉस कितने लकी हैं, इतनी खूबसूरत बीबी मिली हैं। उद्धरण चिन्ह। उनका तो शायद मन ही नहीं करता लेडी बॉस को छोड़कर आने का। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सभी हंस पड़े। अनवी और दोनों बच्चे टॉप फ्लोर पर पहुंच गए। मीटिंग चल रही थी, और हमेशा की तरह आज भी एहान उन लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहा था। अनवी दोनों बच्चों के लेकर कैबिन में जाने लगी कि तभी एहाना अपना हाथ छुड़ाकर दौड़कर जाकर मीटिंग रूम में चली गई और एहान के पैरों से लिपट गई और बोली पापा। अनवी और अवीर ने मीटिंग रूम की तरफ देखाते हैं फिर एक दूसरे को फिर नामे सर हिलाकर कैबिन के अंदर चली गई। एहान ने घुरकर अपनी प्यारी सी बेटी को देखा जो मुस्कान के साथ एहान के चेहरे को देख रही थी। एहान ने अपनी बेटी को उठाया और अपने चेयर पर बैठा दिया। सभी जो तब से थूक निगल रहे थे, उनके चेहरे पर अभी मुस्कान थी। आखिर एहाना इतनी क्यूट थी कि सभी को अपनी तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देती थी। एहान मीटिंग रूम में बैठे सभी को मुस्कुराते देखकर कोल्ड वॉइस में बोला यहाँ कोई सकस चल रहा है, जो हंसी आ रही है। ये सुनकर सभी धीमी आवाज में बोले सॉरी सर। एहान वापस मीटिंग को कंटिन्यू करता है। एहाना इन सब से बिल्कुल भी बो नहीं हो रही थी। वह तो ध्यान से सब कुछ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ बातने के बाद एहान बोला किसी को कुछ पूछना है। सभी ने एक दूसरे को देखा और नामे सर हिला। तभी एहाना ने अपना हाथ ऊपर किया। एहान ने एक नज़र उसे देखा।
मीटिंग रूम में बैठा एक आदमी प्यार से मुस्कान के साथ बोला, बेटा ये कोई खेल नहीं है, बिजनेस की बात है, आप समझते नहीं हैं ये सब। एहान कोल्ड वॉइस में बोला, बताऊं। एहाना की बिजनेस वुमन की तरह आपने रोलिंग चेयर को हल्का हल्का रोल कर एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोली, इस काम में पानी चाहिए होगा ना, तो वह कहाँ से मिलेगा, आसपास को नदी भी नहीं है। सभी उसका सवाल सुनकर हैरान थे। वाकई किसी ने इस बात को सोचा ही नहीं था। एहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, गुड क्वेश्चन। बारिश की पानी को हम संरक्षित करेंगे। एहाना बोली, और कभी बारिश बहुत दिनों तक नहीं हुई तो काम रुक जाएगा। उससे अच्छा नंदी के पास बना लो ये प्रोजेक्ट। एहाना अभी बिल्कुल एहान की तरह लग रही थी। सभी तो एहाना में अपने बॉस को देखकर ही घबरा गए थे। उन लोगों ने कभी एहाना का ये बिजनेस वुमन वाला रूप नहीं देखा था। सभी ने सिर्फ उसका क्यूट बच्ची वाला रूप देखा था। तभी दरवाजे की तरफ से एक आवाज सुनाई पड़ी, हाँ हाँ क्यों नहीं। फैक्ट्री से निकलती प्रदूषित सीजे जब पानी प्रदूषित कर देंगी, वहां के पानी पीकर जब लोग और जानवर बीमार होंगे तब उनका इलाज तुम कराओगी ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एहाना का मुंह बन गया। वह चेयर से नीचे उतरकर बोली, जब तुम किसी इनोसेंट बच्चे की तरह रहते थे तब भी अच्छा था। अभी तो सिर्फ लड़ाई करने के मूड में रहते हो तुम। अवीर एहाना का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुई वहां से ले जाते हुए बोली, यहाँ तुम्हारे बेतुकी बातों की कोई जरूरत नहीं है, चलिए यहाँ से। एहाना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अभी हाथ छोड़ मेरा। अभी। अवीर उसे खींचते हुए बाहर लेकर गया और बोला, भाई हूं मैं तुम्हारा। एहान अवीर को ऐसे देखकर हैरान था और खुश भी, लेकिन उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। मीटिंग रूम में बैठा एक आदमी बोला, बॉस वाकई आपके दोनों बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और बिजनेस माइंडेड भी। एहान ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी सब ने भी इस बात में हामी भरी। चैप्टर 102 अवीर किडनैप हो चुका है। अवीर और एहाना कार से उतरे। एहाना दौड़ते हुए स्कूल के अंदर चली गई। अवीर अपने पंथ के पॉकेट में हाथ डालकर स्कूल के अंदर जाने लगा। जहां एहाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, वहां अवीर का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। वह का तेज रफ्तार से वहां चली गई। अवीर कुछ पल के लिए वहां रुक सा गया। वह 2 कदम पीछे आकर दाईं तरफ देखता है। वह 2 लोगों एक बच्ची को पकड़कर उसे बेहोश करके ले जाने लगे। ये देखकर अवीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो। वह छुपकर उस तरफ जाने लगा। उन दोनों आदमियों ने उस बच्ची को पीछे के सीट पर रखा और दोनों आगे बैठकर का स्टार्ट करने लगी। अवीर चुपके से जाकर उस कार के डिक्की में बैठ गया। वह कार चलने लगी। अवीर ग्लास से बाहर देख रहा था। वह कार की जंगल के रास्तों से जा रही थी, जहां कोई बोर्ड भी नहीं था जिससे कुछ पता चले। अवीर मन में बोला, पता नहीं यहां से कैसे निकालूंगा, पापा को मसाज करके रखता हूं। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। अवीर हैरान होकर बोला, ओ नो मेरा वॉच। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। अवीर खुद से बोला, कहाँ खो गया ये, इसके जरिए ही तो डैड मुझे ढूंढ लेते। अवीर के चेहरे पर परेशानी थी कि तभी उसका सर जाकर ग्लास में लगा, जिससे उसको दर्द होने लगा। अवीर अपने सर को सहलाने लगा। कार रुक चुकी थी। अवीर को किसी के बात करने की आवाज आपने लगी। उसने सुनने की कोशिश की। 100 बच्चे होने के लिए अभी हमें सिर्फ एक और बच्चा चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अवीर मन में बोला, मतलब इन लोगों ने अभी तक 99 बच्चों को किडनैप कर लिया है। अवीर चुपके से डिक्की से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। वह जगह एक पुराने गांव जैसा लग रहा था, चारों तरफ जैसे जंगलों का आदिमानव हो। अवीर एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दिया और बोला, तू भाग कहाँ रहा है। उन दोनों किडनैपर्स ने भी उस तरफ देखा और कहा, ये बच्चा कहाँ से आ गया। गन पॉइंट क्या हुआ, आदमी बोला, तुम लोग नहीं लाए इनको। किडनैपर्स ने नामे सर हिला दिया। फिर ईवल स्माइल के साथ बोला, अच्छा ही है, वैसे भी एक बच्चे की कमी हो रही थी, इसे भी बाकी बच्चों के साथ बांध दो। 2 लोगों ने अवीर को पकड़ लिया। अवीर गुस्से में बोला, तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं, छोड़ो मुझे। किडनैपर्स हंसते हुए बोले, हम करेंगे भी क्या जानकर। अवीर बोला, देख लेना मैं सभी बच्चों को बचाकर रहूंगा। एक आदमी हंसते हुए बोला, पहले खुद को तो बचा ले। ये सुनकर सभी हंसने लगे। उन किडनैपर्स ने अवीर को सभी बच्चों के साथ एक एक कमरे में फेंक दिया। वहां सभी बच्चे बेहोश पड़े हुए थे। अवीर ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन उन लोगों को होश नहीं आया।
अवीर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। एहाना इधर उधर अपने भाई को ढूंढ रही थी। तभी एक टीचर ने उसे पकड़ लिया और कहा, एहाना आप कहाँ जा रही हैं? एहाना परेशान होकर बोली, मिस मेरा भाई नहीं मिल रहा। वह टीचर एहाना को घूरते हुए बोली, आपने मिस के साथ प्रैंक कर रही हो। क्लास खत्म होने तक यही खड़े हो। ये कहकर वह वहां से चली गई। एहाना बोली, लेकिन मिस सच कर रही हूँ। एहाना से बहुत बार क्लास ना करने के लिए पहले ऐसे झूठ बोले थे। इसीलिए आज भी उस टीचर को लगा वह प्रैंक कर रही हैं। एहाना परेशान होकर वही खड़ी थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि घंटा बजते ही वह अपने क्लास में जाकर अपने वॉच से एहान को मैसेज भेज देगी। एहाना ने अपना वॉच खो जाने के डर से अपने बैग में रखा था। उसका मुंह उतरा हुआ था। अवीर एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर बोला, डेविल तुम मेरे शरीर को यूज कर और हमें बचाओ। गुरुम को जैसे खुश हो गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ अवीर के शरीर पर कब्जा करने वाली बात घूम रही थी। गुरुम अवीर के शरीर को कंट्रोल करने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुरुम के आते ही अवीर के कलाई पर एक ब्लैक बैंड टैटू आ गया। गुरुम जोर जोर से हंसने लगा। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का मारा तो दरवाजा उड़कर जमीन पर गिर गया। सभी लोगों ने उस बच्चे को देखा और एक बच्चे को ऐसे देखकर हैरान हो गए। किडनैपर बोला, तुम बच्चे, तुम हैं तो मार डालो इसे। गुरुम छोड़ छोड़ से हंसते हुए बोला, तुम मामूली से लोग मुझे शैतानों के राजा गुरुम को मारोगे। ये कहकर वह हंसने लगा। 5 आदमी एक साथ अवीर के ऊपर हमला करने गए। अवीर के अंदर के गुरुम ने सभी को एक ही बार में धूल चटा दिया। गुरुम गले को इधर उधर कर बोला, क्या क्या करना पड़ रहा है उस बच्चे को लिए? मुझे जैसा शैतान इन बच्चों बचा रहा है। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वह बोला, कोई बात नहीं, क्योंकि आज से यह शरीर मेरा है। सिर्फ और सिर्फ मेरा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने वहां के सभी किडनैपर्स को मार डाला और पूरा गांव तबाह कर दिया। वह उस ट्रक के ऊपर खड़ा था जिसके अंदर वह बच्चे बेहोश पड़े थे। गुरुम अपनी बाहों को फैलाकर आंखें बंद कर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, आज से यह शरीर मेरा है। अवीर कभी वापस नहीं आ सकता। मैंने उसके इस शरीर को अपना बना लिया है। आज से गुरुम इस ब्रह्मांड में राज करेगा। आखिर मुझे एक शरीर मिल गया है। अब मुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं राज करूंगा। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। सन रोजरी स्कूल। 9-10 साल का एक बच्चा एहाना को ऐसे वहां खड़े देखकर हैरान हो गया। वह उसके पास आकर बोला, इना आज भी पनिशमेंट? एहाना के परेशानी भरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह जल्दी से बोली, नील भाई अपना फोन देना। सन रोजरी स्कूल बहुत बड़ा स्कूल था, जिसमें सिर्फ मिनिस्टर, बिजनेसमैन और बड़े लोगों के साथ जान पहचान वाले लोगों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ 8 ईयर के ऊपर के बच्चों को फोन ले जाने दिया जाता था। नील हैरान होकर बोला, क्या? एहाना बोली, दो ना जल्दी। नील ने अपना फोन एहाना को दे दिया। एहाना ने जल्दी से फोन में एहान का नंबर डाला और कॉल लगा दिया। एहाना मन में बेचैन होकर बोल रही थी, प्लीज फोन उठा लो डैड प्लीज। उद्धरण चिन्ह। नील हैरान होकर एहाना को देख रहा था, जिसके चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती थी। एहान एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था। बार बार अपने फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आते देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। लेकिन चौथी बार ने उसने कॉल उठा लिया तो दूसरी तरफ से एहाना परेशानी भरी आवाज में बोली, डैड अवीर किडनैप हो चुका है। ये सुनकर एहान अपने चेयर से खड़ा हो गया। नील भी ये सुनकर हैरान था। चैप्टर 103 हमें किसने बचाया? डेविल ने। एहान जल्दी से मीटिंग रूम से निकलकर नीचे पार्किंग में आ गया। एहान फोन में बोला, इमीडिएटली रॉयल सोल्जर्स को भेजो। एहान अपना कार ड्राइव कर अवीर के वॉच को ट्रैक किया। एहान वॉच का लोकेशन देखकर ही समझ गया कि अवीर ने वॉच को खो दिया होगा। एहान वापस कॉल कर आपने कोल्ड वॉइस में बोला, रॉयल डिटेक्टिव्स टीम को भेजो। पता लगाओ अवीर कहाँ है। ये कहकर कॉल कट किया। एहान की कार आकर सन रोजरी स्कूल में रुकी। वह जल्दी से सीसीटीवी रूम में चला गया। एहान ने सेकंड में ही अवीर का खुद उस कार में बैठना पता लगा लिया। जबकि जिस जगह पर किडनैपिंग हुआ था और कार रखा था, दोनों जगह में सीसीटीवी नहीं था। एहान जल्दी से वहां से निकला तो अभय बोला, रॉयल सोल्जर्स और रॉयल डिटेक्टिव्स सभी काम में लग चुके हैं। एहान ने सिर्फ हम कहा। अभय ने देखा
ईहान के चेहरे पर कोई परेशानी का भाव बिल्कुल भी नहीं था। अभय बोला बॉस लेडी बॉस को भी इस बारे में पता चल गया है। वह नील। ईहान कोल्ड वॉइस में बोला मेरी बेटी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है उसके पेट में कोई बात नहीं बचता। मना करने के बाद भी बाता देगी यह मुझे पता ही था। अब घर चली। अभय का ड्राइव करते हुए ईहान को भी देख रहा था। ईहान लैपटॉप में कुछ टिपिंग कर रहा था। वह अपनी कोल्ड वॉइस में बोला कुछ कहना है। अभय सहम गया और सामने देखने लगा। फिर हिम्मत कर बोला तेरा बेटा किडनैप हो चुका है। लेकिन तेरे चेहरे पर परेशानी नहीं दिख रही। ईहान ने लैपटॉप से नजरें हटाकर अभय को देखा फिर कहा वह ईहान रत्नाकर और रणवीर रत्नाकर का बेटा है। उसे किडनैप करना कोई आसान काम नहीं है। वह खुद गया है वहां उन बाकी बच्चों बचाने। पहले मुझे लगा ये किडनैपिंग है इसलिए रॉयल सोल्जर्स को बुलाया लेकिन जब पता चला कि उसका लोकेशन नहीं मिल रहा तो रॉयल डिटेक्टिव्स को बुला लिया। जिससे उसका पता कहाँ है ये जान पाए। वहां रॉयल सोल्जर्स की जरूरत नहीं होगी। अभी तो सभी किडनैपर्स मर चुके होंगे। अभय हैरान होकर बोला इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है तू? और तूने तो अभी तक उसे फाइटिंग भी नहीं सिखाया। ईहान मुस्कान के साथ बोला उसका दिमाग का भी है तबाही लाने के लिए। गुरुम जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अवीर का शरीर धीरे धीरे कर जल रहा है। ये देखकर गुरुम ने आंखें खोलकर हाथों की तरफ देखा। जहां धीरे धीरे लाल निशान पर रहा था। गुरुम को दर्द का एहसास हो रहा था। वह चिल्लाते हुए बोला ये सब क्या है? आखिर यह शरीर बिना आग के जल क्यों रहा है? आहे, अगर ऐसे ही रहा तो मुझे कोई शरीर नहीं मिलेगा और मुझे वापस से भटकना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्या? गुरुम हैरान होकर बोला क्या यह उस बच्चे ने? नहीं, नहीं, वह इस बारे में कैसे जानता है? ऐसा नहीं हो सकता। आहे, ये दर्द असहनीय है। ए बच्चे बाहर आऊं। जल्दी बाहर आऊं। जल्दी। उद्धरण चिन्ह। तभी अवीर वापस आ गया तो उसके कलाई से वह ब्लैक बैंड टैटू गायब हो गया। अवीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। उसका शरीर अभी भी लाल हो चुका था लेकिन जलना बंद हो गया था। और धीरे धीरे जली हुई जगह हील हो रहा था। गुरुम गुस्से में बोला आखिर यह सब तुमने कैसे किया था? अवीर मुस्कान के साथ बोला तुमको क्या लगता है? मैं कोई बेवकूफ हूं? अगर मैंने तुम पर विश्वास कर कुछ देर के लिए अपना शरीर तुम्हें यूज करने दिया तो क्या भरोसा कि तुम मेरे शरीर को सिर्फ अपना बनना ना चाहो। तुम्हें सिर्फ मेरे शरीर की जरूरत है मेरे आत्मा की नहीं इसलिए मैंने ये कहकर रखा था कि जब भी तुम मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहो तो मेरा शरीर अपने आप जल जाए। ये सुनकर गुरुम गुस्सा हो गया। वह कुछ सोचकर बोला तुम्हें कैसे पता चला कि अगर तुम ऐसे कहकर रखोगे तो ये काम करेगा? अवीर थोड़ा हैरान होकर बोला असल में मुझे एक बच्चे ने सपने में आकर बताया था। सच में ये बहुत अजीब था। गुरुम गुस्से में दांत पीचते हुए मन में बोला वेधस। वेधस के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तभी वहां सुप्रीम गॉड आकर थोड़ा तेज आवाज में बोले बस बहुत हो गया कुमार वेधस अब से आप ये सब नहीं देख सकते जाइए और काम कीजिए। वेधस बोला लेकिन क्यों? सुप्रीम गॉड बोले क्योंकि यह उनके जीवन की समस्या है और उन्हें इन सब का सम्मुखीन होना ही होगा। चाहिए यहां से। वेधस मुंह बनाकर वहां से चला गया। अवीर ट्रक से नीचे उतरा और सभी बच्चों को जगाने की कोशिश करने लगा। सभी बच्चे सर पकड़कर बैठ गए। एक छोटी सी बच्ची बोली हमें किसने बचाया? अवीर मुस्कान के साथ बोला एक डेविल ने। दूसरी छोटी बच्ची बोली लेकिन जान तो अंगल्स बचाते हैं ना। अवीर मुस्कान के साथ बोला नहीं आजकल डेविल्स बचाते हैं। एक बच्ची बोली आपने डेविल को देखा? वह कैसे देखते हैं? अवीर मुस्कान के साथ बोला बहुत ज्यादा हैंडसम और क्यूट। मेरी तरह। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। सभी ट्रक से बाहर आ गए। वह बच्चे चारों तरफ जंगल देखकर घबरा गए। और बोले हम घर कैसे जाएंगे? अवीर बोला डोंट वरी मेरे डैड आते ही होंगे। एक बच्चा बोला क्या तुम्हारे डैड पुलिस हैं? अवीर एटीट्यूड से बोला अरे नहीं। वह तो माफिया हैं। सभी बच्चे डर कर 2 कदम पीछे चले और थूक निगलकर कहा माफिया। अवीर बोला अरे डरो मत वह हीरो हैं। एक 9 साल का बच्चा बोला लेकिन मूवीज में तो माफिया लोग विलन होते हैं। अवीर बोला लेकिन इस कहानी में मेरे डैड हीरो हैं। तभी कुछ ब्लैक कलर की कार आकर वहां रुकी। अनवी नीचे उतरकर भागकर जाकर अवीर को गले लगाकर बोली तुम ठीक हो ना बच्चा? अवीर मुस्कान के साथ बोला हाँ मॉम।
एहाना मुंह बनाकर अवीर के पास आकर बोली, क्या अवी किडनैप हो ही रहा था तो मुझे भी बुला लेता, मैं भी किडनैप हो जाती। पता नहीं मुझ जैसे क्यूटी को कोई किडनैप क्यों नहीं करता। ये सुनकर रणवी ने उसके सर पर चपेट लगाया। एहाना मुंह बनाकर सर को सहलाने लगी। निहार हैरान होकर बोला, वैसे तुम सभी को बचाया किसने? सभी बच्चे एक साथ बोले, डेविल ने। एहान ने अवीर को गोंद में उठा लिया था। निहार सर खुजाते हुए बोला, पहले तो एंजलस बचाने आते हैं, आजकल डेविल्स आने लगे। घोर कलयुग है भाई। एहान अवीर के कानों में बोला, मुझे पता है वह डेविल तुम हो। अवीर हैरान होकर एहान को देखने लगा, फिर बोला, यह आप क्या कह रहे हो पापा? एहान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आपने बाप से छूट। अब से तुम्हारे रॉयल किंग बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अवीर एहाना की तरफ देखकर बोला, और इसकी? एहान वहां से का की तरफ जाते हुए बोला, देखते हैं। अनवी और एहाना भी का की तरफ आ गए। निहार गार्ड से बोला, सभी बच्चों को उनके घर पहुंचा दो। सभी बच्चे ये सुनकर खुशी से उछलने लगे। चैप्टर 104 18 साल बाद। 18 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन। ब्लैक कलर की कार से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आई, जिसके होठों पर मुस्कान थी। उसके खुले सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे जो उसके कमर तक आते थे। उसकी काली गहरी आंखें जिसमें डूब जाने को हर कोई चाहे, उसके गुलाबी होंठ और उसकी प्यारी सी मुस्कान। उसकी खूबसूरती का कोई सीमा नहीं था। व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स में वह और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। वहां खड़ा हर कोई उसे ही देख रहा था। वह मुस्कान के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर आने लगी। तभी एक लड़का उसके सामने घुटनों के बल बैठकर हाथों में रिंग लेकर बोला, आई लव यू सो मच। जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूं। बहुत बार कोशिश की कहने की, लेकिन आज मौका मिला है। आई लव यू। उस लड़की के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। एक मुस्कान के साथ उस लड़के को देखने लगी। उसने उस लड़के के हाथ से वह रिंग ले लिया और अपनी उंगली में पहन लिया। ये देखकर उस लड़के के होठों पर मुस्कान आ गई। वह लड़की उस रिंग को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू बिग ब्रदर। ये कहकर वह उस लड़के के साइड से चली गई। वह लड़का हैरान होकर कुछ पल ऐसे ही बैठा रहा, फिर खड़ा होकर पीछे मुड़कर उस लड़की को जाते हुए देखने लगा। वह लड़का अभी भी शॉक में था। आखिर उसके साथ यह हुआ क्या? उस लड़की के पास उसी के उम्र की एक लड़की आकर बोली, यह सब क्या था? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं। वह लड़की हैरान होकर बोला, उस लड़के ने तुझे प्रपोज किया था और तूने उसे भाई बोल दिया। वह लड़की मुस्कान के साथ बोली, तन्या, आए दिन हर कोई मुझे प्रपोज करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको हाँ कर दूं। तन्या बोली, उसका रिंग लेने क्या जरूरत थी? वह लड़की मुस्कान के साथ बोली, तन्या, वह लड़का ये रिंग मेरे लिए लाया था, इसीलिए ले लिया। गिफ्ट्स मना नहीं करते। तन्या मुस्कान के साथ बोली, तुझसे कोई नहीं जीत सकता एहाना। वह दोनों क्लासरूम में आकर बैठ गए। तन्या कुछ याद करते हुए बोली, वैसे एना। एहाना अपने फोन में कुछ देखते हुए बोली, हम। तन्या मुस्कान के साथ बोली, तेरा भाई वापस कब आ रहा है? एहाना एक पल के लिए रुक गई, फिर तन्या की तरफ देखकर बोली, आखिर तुझे मेरे भाई में दिखता क्या है? बस ओके। ओके तो है। तन्या मुंह बनाकर बोली, ऐसा मत बोलिए। तन्या अवीर के बारे में इमेजिन करते हुए मुस्कान के साथ बोली, उसके जैसे हॉट, हैंडसम, स्मार्ट लड़के को तू ओके ओके बोल रही हैं? एहाना एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ हाँ बस कर अब। तन्या मुंह बनाकर चुप हो गई, फिर एहाना के कंधे को हिलाते हुए बोली, बताना तेरा भाई कब वापस आ रहा है? एहाना पहले तो घूरकर एहाना को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर बोली, अफसोस वह लंगूर आज ही वापस आ रहा है। तन्या खुशी से बोली, क्या सच में? मैं ना आज तेरे घर रुकी। एहाना ने घूरकर उसे देखा तो तन्या पपी फेस बनाकर उसे देखने लगी। एहाना मुंह बनाकर बोली, पता नहीं तुझे वह लंगूर इतना क्यों पसंद है? तन्या बोली, देख वह मेरे लाइफ का हीरो है, उसके बारे में ऐसे मत बोल। वैसे एक काम करना, तू ना मुझे ही अपनी भाभी बनना। एहाना छूटी हंसी के साथ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर चिढ़ते हुए बोली, मैं तुझे कोई पंडित लग रही हूँ? बवंडर 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 बवंडर। रॉयल पैलेस के सामने जोर की हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आया हो, लेकिन आसमान साफ था। तेज की धूप थी। पूरी रॉयल फैमिली रॉयल पैलेस के बाहर खड़े होकर मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। रॉयल पैलेस के सामने वाले हेलीपैड पर एक चॉपर आकर रुकता है।
वहां से एक लड़का बड़ी सी मुस्कान के साथ नीचे उतरता है। गर्दन तक लंबे बाल, हल्के बियर्ड, लाल होंठ, परफेक्ट फेस कट, डैशिंग पर्सनैलिटी, 8 पैक एब्स। कुल मिलाकर सुपर हॉट, जिससे एक बार देखने के बाद भी मन ना भरे। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पंत और आंखों में गॉगल्स। वह चलकर रॉयल फैमिली की तरफ आ रहा था। अन्वी मुस्कान के साथ उसे आते हुए देख रही थी। अभी भी वह पहले की तरह ही खूबसूरत और प्यारी थी। उसके पास ही इहान खड़ा था जो पहले की तरह आज भी हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी आज भी बैसी की बैसी थी। वह लड़का आकर मुस्कान के साथ आकर उन दोनों के पैर छूकर उनके गले लग गया। सभी उसे देखकर खुश थे, पर इहाना मुंह बनाकर उसे देख रही थी। वह लड़का उसकी तरफ देखकर बोला, तू तो पहले से मोटी हो गई है। इहाना जिरते हुए बोली, देख अभी, यह मजाक मत कर, तुझे क्या पता कॉलेज का हर लड़का मेरे पीछे पड़ा है। अवीर आपने गॉगल्स को उतार कर सवालिया नजरों से इहाना को देखकर बोला, ऐसा क्या? इहाना ने गर्व से अपना सर हाँ में हिला दिया। अवीर अफसोस भरी नजरों से इहाना को देखकर बोला, बहना तू चोरी क्यों करती है? ये कहकर वापस से गॉगल्स पहनकर होठों पर हल्की मुस्कान लिए रॉयल पैलेस के अंदर जाने लगा। इहाना कुछ पल के लिए वही खड़ी होकर अवीर के कहे बातों को मतलब समझने की कोशिश करने लगी। सभी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। जब इहाना को समझ आया कि अवीर उसे चोर बोलकर चला गया, वह गुस्से में चिल्ला उठी, अवी! उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अवीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। तारांकन आई चैप्टर 105 न्यू आर के। इहाना बैठकर नॉवल पढ़ रही थी। अन्वी बैठकर कुछ लिख रही थी। इहाना अपने लैपटॉप में बिजी था। तभी चिड़ी से अवीर नीचे आकर सोफे पर इहाना के पास बैठ गया और सभी को काम करते देखकर उसका मुंह बन गया। वह बोला, क्या ईर कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में? बेटा 4 साल बाद घर आया है, किसी के चेहरे पर खुशी ही नहीं है। अन्वी लिखते हुए ही बोली, हम बहुत खुश हैं, लेकिन काम करना भी तो जरूरी है ना। अवीर मुंह बनाकर बोला, ऐसा क्या? वैसे डैड मैं वापस आया हूं तो मेरे लिए एक वेलकम पार्टी तो रख सकते हैं ना। इहाना नॉवल में नजरें गड़ाकर बोली, हम लंगूर के घर आने की पार्टी नहीं मनाते। अवीर इहाना की तरफ देखकर बोला, तू अपना काम करने, डैड आप। इहाना एक्साइटेड होकर नॉवल को बंद कर बोली, वाह मॉम कितनी कूल लव स्टोरी थी। पता नहीं मेरी लव लाइफ कब स्टार्ट होगी। अवीर हंसते हुए बोला, तेरी और लव लाइफ? तुझ जैसी मोटी को कोई मोटा ही मिलेगा, जो एक नंबर का भुक्कड़ होगा जो तुझसे रोटियां बनवाता रहेगा। इहाना गुस्से में नॉवल से मारते हुए बोली, और तेरी लाइफ में एक चुड़ैल आएंगी जो तेरा खून पी जाएंगी। देख लेना ये सांप है मेरा। अवीर इहाना के सर पर पिल्लों को मारकर वहां से भाग गया। इहाना भी से मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। इहान और अन्वी उन दोनों को ऐसे मस्ती करते देखकर हैरान थे। अन्वी बोली, मिस्टर माफिया, इन दोनों को देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि ये दोनों आर के और आ हैं। इहान बोला, ये तो अच्छा ही है ना सोना। कुछ देर बाद दोनों आकर सोफे पर बैठ गए। दोनों थक चुके थे। इहान बोला, ठीक है, वेलकम पार्टी रखते हैं, लेकिन पहले आपने मिशन कंप्लीट करो। इहाना और अवीर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान और आंखों में एक रहस्यमयी लकीर देखने लगा। मूनलाइट क्लब। रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी एक लड़की बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रही थी। उसकी नज़र एक टेबल पर बैठे 2 आदमियों के ऊपर थी। उस टेबल पर 2 ब्लैक सूट्स पहने लोग कुछ बातें कर रहे थे। टेबल पर एक रेड कलर का सूटकेस रखा हुआ था। उस टेबल पर बैठे एक आदमी ने सूटकेस को दूसरे आदमी की तरफ धकेला। ये देखकर उस आदमी ने एक दूसरे आदमी को इशारा किया तो वह आदमी एक ब्लू कलर का बॉक्स उसके हाथों में रख देता है। तभी वह लड़की उस आदमी के हाथ पर गोली चला देती है। वह आदमी अपना हाथ पकड़कर चीख उठता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग भागने लगते हैं। वह आदमी सूटकेस वाला आदमी गोली लगे आदमी के हाथ से वह बॉक्स लेकर भागने लगा कि तभी उसके सामने वह रेड ड्रेस वाली लड़की आ गई और उसके सर पर गन पॉइंट कर दिया। तभी एक गोली पीछे से आकर उस लड़की के सर पर लगने लगी। वह लड़की दाईं तरफ अपना सर हिला देती है तो वह गोली उस सूटकेस वाले आदमी के सर पर गिरा और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह लड़की वह ब्लू बॉक्स उस आदमी से छीन लेती है और तिरछी मुस्कान के साथ सामने देखती है। सभी लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर खड़े थे लेकिन उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने घूमकर चारों तरफ गन पॉइंट किया और उस एरिया को सभी सीसीटीवी कैमरास को शूट किया।
फिर गन को जमीन पर फेंककर मुस्कान के साथ उस लोगों को देखने लगी। सभी ये देखकर हैरान थे। वह लड़की निहत्था खड़ी थी, उसके चारों तरफ उसके ऊपर गन पॉइंट किए लोग थे, लेकिन वह लड़की मुस्कुरा रही थी। एक ब्लैक कलर की कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसका का हेडलाइट जल रहा था। कार के बोनट पर एक लड़का लेटा हुआ था, जिसकी काली गहरी आंखें एकटक आसमान की काली गहराई को देख रही थी। तभी सामने की तरफ से 7-8 ट्रक आने लगे। अभी भी वह लड़का वैसे ही लेटा हुआ था। सभी ट्रक उसका को देखकर रुक गए। सभी ट्रक ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरकर गुस्से में उसका के पास जाकर बोला, ए लड़के, सड़क क्या तेरे बाप का है? जोका को बीचों बीच खड़ा किया है। उस लड़के ने आपने खतरनाक आवाज में कहा, नहीं रे, क्या तेरे बाप का है? ये कहकर वह लड़का बोनट पर बैठ गया। ये सुनकर उस ट्रक ड्राइवर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला, क्या रे, आपने आपको हीरो समझता है? वह लड़का तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं रे, अपुन तो खुद को विलन समझा है। ट्रक ड्राइवर दांत पीछते हुए बोला, तू जनता नहीं है, किससे पंगा ले रहा है? वह लड़का बोनट से नीचे उतरा और ट्रक ड्राइवर के कूलर को पकड़कर दांत पीछते हुए बोला, तू भी नहीं जानता तेरा किसे पाला पड़ा है? जिंदा रहना है तो भाग यहां से, वरना मर। ये कहकर उसने गन की सारी गोली उस ड्राइवर के पेट में घुसा दिया। गन की आवाज सुनकर ट्रक से ड्राइवर के साथ उन ट्रक में आए बहुत से गार्ड नीचे आ गए। सभी उस लड़के को घेर कर खड़े थे, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। तभी उसके दिमाग में किसी की आवाज गूंजने लगी, अभी आज मुझे खून से होली खेलने दे, कल भी तूने ही खेला था। उद्धरण चिन्ह। अवीर तेरी मुस्कान के साथ बोला, शांत रह डेविल, पहले मैं थोड़ी कसरत कर लूं, उसके बाद आज जाना, फिर खेल लेना होली। अवीर को ऐसे खुद से बातें करते देखकर सभी हैरान थे। उन लोगों को कंफ्यूज्ड देखकर अवीर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ? मैं तुम लोगों को पागल लग रहा हूं? ये सुनकर सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। अवीर शैतानी मुस्कान के साथ बोला, लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं सच में एक संकी हूं। कहा जाए तो पैदाइशी। चल आजा, बाद में उस डेविल को भी कसरत करना है। एक आदमी अवीर तरफ आने लगा तो वह हाथ के इशारे से उसे रोकने के लिए कहता है। वह आदमी रुककर अवीर को देखने लगा। सभी हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। अवीर जिरते हुए बोला, अरे क्या एक एक कर आ रहा है? एक साथ आ जा। सभी जैसे अवीर के ऊपर कूद पड़े, लेकिन अवीर के मूव्स कमाल के थे। उसने जहां जहां उन लोगों को मारा था, सभी की हड्डियां टूट चुकी थी और सभी जमीन पर गिरकर आखिरी सांसें गिन रहे थे। अवीर उन लोगों को मारने में बिजी था। तभी उसके दिमाग में फिर आवाज आने लगी, अभी चल, अब मेरी बारी। उद्धरण चिन्ह। अवीर गहरी सांस लेकर बोला, तू नहीं मानेगा, चल आजा। उद्धरण चिन्ह। गुरूम के आते ही वहां जोर की हवा चलने लगी। अवीर के कलाई पर ब्लैक बैंड टैटू और हाथों से होते हुए गले तक एक अजीब सा टैटू बनने लगा, जो ब्लैक कलर का था। उसके पीठ पर एक सर्पिल चक्र जैसा बन गया था। गुरूम के होठों पर शैतानी मुस्कान और चेहरे पर शैतानी भाव था। वह पटक पटक कर सभी के जान ले रहा था। वह जगह खून से रंग चुका था। लग तो ऐसा ही रहा था कि होली खेली गई हो।